हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, हमारा डेथ चैप्टर चालू करा था मैंने, डेथ ऑफ अ पार्टनर। और डेथ ऑफ पार्टनर में मैं आपको स्टडी मैट खोल के दिखा रहा हूँ सीएमए का, जिसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली डेथ चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अब जो रह गया है वो क्वेश्चन रह गया है। तो डेथ चैप्टर मेनली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कराना जरूरी था इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास स्टडी मटेरियल में डेथ चैप्टर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 एक क्वेश्चन दे रखा है। बाकी एक बार वर्क बुक में भी आप देख लीजिएगा, अगर कोई वर्क बुक में क्वेश्चन मिलता है डेथ चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर या फर्दर क्लासेस के अंदर। तो अभी हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 25 है एक ही है, आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। जो 25 इलस्ट्रेशन करी है आपने अभी, और करीब 57 क्लास लगा दी है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 25 है डेथ का, और एक ही इलस्ट्रेशन उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म चालू हो गया, जैसे कि आपका स्टडी मैट में दे रखा है। डिसोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसके अंदर हमें जनरल एंट्री साथ में रियलाइजेशन अकाउंट वो सीखना है। पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं स्टडी मैट के, उसके अंदर 3 ही क्वेश्चन है। ये सारी एंट्री बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत डिटेल में है। ये जितनी भी एंट्री दिख रही है बहुत बड़ी है, डिटेल में है। बट इसमें क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो 26 क्वेश्चन से चालू हुआ, और 27 एक क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर। 27 क्वेश्चन दिखाई वाला डिसोल्यूशन का ही है, और एक 28 क्वेश्चन आई थिंक और मिलेगा, जिसके अंदर हमारे पास दो ही 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, वो भी नहीं है शायद। देखो खत्म हो गया। फिर गार्ने वर्सेस मुरे रूल चालू हो गया। देखो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर चालू हो गया। तो मतलब डिसोल्यूशन इंपॉर्टेंट बहुत है। डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर वर्कबुक खोल के देखेंगे या एमटीपी आरटीपी या पास स्कैनर देखेंगे तो डिसोल्यूशन से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम डिसोल्यूशन के काफी क्वेश्चन करेंगे, स्कैनर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे जो पेपर में मास पेपर में आए थे, 2 क्वेश्चन से क्या होगा। पर दैट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दैट चैप्टर अगर आपने एक बार मेरी क्लासेस देख ली तो बस उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर फुल फ्लैश क्वेश्चन हो जाता है, सब कुछ आ जाता है। वो कर लीजिएगा, दैट चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो दैट चैप्टर के अंदर एक बार मेरी क्लासेस के नोट्स पढ़ लिए, और उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 25 जो स्टडी मैट में दे रखा, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। स्टडी मैट के अंदर हर एक क्वेश्चन एक यूनिक है, मतलब यूनिक। आप अगर वो क्वेश्चन करके जाओगे स्टडी मैट के तो बहुत अच्छा रहेगा, और कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आओ सर एक क्वेश्चन करते हैं और क्लास को समाप्त करेंगे, पर पूरी क्लास एक क्वेश्चन में लग जाएगी, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि डेथ चैप्टर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्लास से हम डिसोल्यूशन करेंगे। सर डेथ चैप्टर में तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन होते नहीं है इसमें जनरली। जो बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए उनको मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कहीं पर मैं आपको कह रहा हूँ, कहीं पास्ट स्कैनर पे या कहीं पर वर्क बुक में अगर आपको डेथ चैप्टर का क्वेश्चन दिखता है तो आप मुझे वो लिख दीजिएगा कि इस जगह पर ये डेथ चैप्टर का क्वेश्चन आया था, तो मैं वो करा दूंगा। ठीक है सर, पहले ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं करा दूंगा दोस्त। पर अभी क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, स्टडी मैट के अनुसार मैं करा रहा हूँ आपको। तो इलस्ट्रेशन नंबर 25, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ABC who share profit in the ratio of 1:2:2 as on 31 दिसंबर 2012। तो 3 पार्टनर है ABC जिन्होंने 1:2 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हिस्सा बांट रखा है। आपको सन्ड्री क्रेडिटर दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर की, जनरल रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड दे रखा है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी फ्यूचर में, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की सो रही है अभी 10,000 की, अगर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो इसका मैं जो लॉस होगा वो लॉस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड से रिकवर करूंगा। और अगर जो बच जाएगा IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बोलो, फंड बोलो, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में, आपको पता है ही। बैड डेट रिजर्व आपको दे रखे है, देखो मैंने आपको बताया था कि या तो आप डेटर में से यहां पर माइनस कर दो बैड डेट रिजर्व, या आप लायबिलिटी साइड में डाल दो। बात एक ही होती है दोस्तों। अगर आप डेटर में से माइनस कर रहे हो तो यहां एसेट कम कर रहे हो, अगर आपने यहां एसेट कम नहीं करी तो यहां एसेट बढ़ी हुई है, तो आपने लायबिलिटी साइड में दिखाती हो तो लायबिलिटी बढ़ा दिया। बात एक ही है दोस्तों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो डेटर में से बैड डेट रिजर्व माइनस कर दो या इधर कर दो। स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज जाते हैं कि बैड डेट रिजर्व का करना क्या है। ये वही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, उसमें डेटर में से भी माइनस करके दिखा देते हैं कभी कभी, और कभी कभी यहां भी दिखा देते हैं। बात एक ही होती है, सिमिलर इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, इसको मान के चलेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैंक लोन आपको दे रखा है, बिल्डिंग गुडविल दे रखी है, डेटर दे रखा है, मशीनरी, बिल्डिंग स्टॉक, एसेट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी है। सी की मौत होगी भाई, सी डेथ हो गया ऑन 31 मार्च 2013।
हिज अकाउंट टू बी सेटल अंडर द फ्लोइंग टर्म, सी की डेथ होगी और नीचे दिए गए अकाउंट फ्लोइंग टर्म्स में इसका अकाउंट को सेटल करेंगे। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जब भी आप डेथ की रिवीजन करेंगे मेरे नोट्स को एक बार फॉलो करना, फिर ये क्वेश्चन जरूर करना। कहता है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 ईयर परचेज। पहले तो भाई गुडविल जो है वो 2 ईयर ऑफ परचेज है, तो बताए एवरेज प्रॉफिट आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर परचेज आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 5 ईयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कह रहा है पिछले, पहले ये वाला जो कैलकुलेशन है ये गुडविल की कैलकुलेशन, ध्यान सुनेंगे, यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। जो मैंने जहां तक मैंने ये हाईलाइट करा हुआ है ना दोस्त, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इट इज द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये गुडविल की कैलकुलेशन। और इसके बाद जो चालू हो रहा है वो सर आपके पास प्रॉफिट की कैलकुलेशन है। याद करो जब भी हमारा दैट चैप्टर होता है तो दैट चैप्टर के अंदर हमें 2 कैलकुलेशन मेन करनी होती है। पहली कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट की, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वाला याद आ रहा आपको, अगर सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो में चेंजमेंट आया या अगर ओल्ड न्यू रेशियो में चेंज आया या नहीं आया वो देखते हैं, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के ये वगैरह करके पीएनएल सस्पेंस से या सैक्रिफाइसिंग रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। ये 2 मेन इफेक्ट होते हैं दैट चैप्टर के, एक गुडविल का ट्रीटमेंट करना और एक प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एक तो हिंट दे देगा वो, एक टाइम बेसिस पर, एक टर्नओवर बेसिस पर। देखेंगे गुडविल की कैलकुलेशन क्या कर रहा है, पहले पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो और उस एवरेज प्रॉफिट को 2 में से मल्टीप्लाई करो 2 ईयर ऑफ परचेज से, तो आपकी गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। क्या आएगी? गुडविल ऑफ द फर्म। इसके बाद कहता है प्रॉफिट फॉर द जनवरी टू मार्च 2013, जनवरी 2013, फरवरी और मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड प्रोपोर्शनेटली ऑन द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर। कहता है उस 3 महीने का प्रॉफिट, किस 3 महीने का, हमारा साल खत्म होता है दोस्तों 31 दिसंबर को, अगर आप ध्यान दिया होगा तो हमारा जो साल खत्म हो रहा है वो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 31 दिसंबर के बाद क्या आएगी? जनवरी, फिर क्या आएगा? फरवरी, और फिर क्या आएगा? मार्च। और मार्च 31 को मौत हुई है, यहां डेथ हुई है 3 महीने बाद, साल खत्म होने के 3 महीने बाद, तो इतना साल तक का प्रॉफिट नहीं देंगे उसको। हाँ समझ में आ रहा है आपको? तो भाई जब साल यहां पर खत्म हुआ है तो अगले साल 3 महीने बाद उसने काम किया और उसके बाद उसकी डेथ हुई है सी पार्टनर की। तो सी पार्टनर ने नए साल में 3 महीने काम किया था, तो उस 3 महीने का क्या प्रॉफिट होने वाला है वो भी तो देना पड़ेगा उसको। यस, तो उसी की कैलकुलेशन कहता है वो जो प्रॉफिट है ना 3 महीने का, कहता है प्रॉफिट जनवरी से मार्च तक 3 महीने का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करा जाएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ऑन द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ 3 साल। तो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उस बेसिस पर उस 3 महीने का प्रॉफिट को कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हुआ? अब मुझे बताओ गुडविल की कैलकुलेशन के लिए पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, पर जो वो 3 महीने का प्रॉफिट होगा ना, जिस साल पे उसकी डेथ हुई 3 महीने उसने काम करा, उस साल का प्रॉफिट, उस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। समझ में आ रहा है? गुडविल की कैलकुलेशन के लिए एवरेज प्रॉफिट 5 साल का और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। समझ में आया? क्लियर है? इसके बाद कहता है पिछले 5 सालों का प्रॉफिट आपको दे रखा है, 2008 में प्रॉफिट हुआ, 9 में प्रॉफिट हुआ, 10 में प्रॉफिट हुआ, 11 में प्रॉफिट हुआ, पर 12 में लॉस हो गया। अब यहां पर आया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसलिए मैंने कहा था जो सिंपल क्वेश्चन होता है ना उसमें रेक्टिफिकेशन नहीं आता, पर यहां पर क्योंकि आप प्रोफेशनल लेवल पे हो तो यहां पर आपका देखना किस तरीके से लेवल बढ़ाया है क्वेश्चन का। यही स्टडी मैट की खासियत है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में अलग यूनिक होता है। देखेंगे ड्यूरिंग 2012 मोब्ड कॉस्टिंग, मोब्ड क्या होता है दोस्तों? ये मोब्ड, सर मोब्ड का मतलब होता है ऐसी बाइक या स्कूटी जिसका सीसी, जिसकी इंजन कैपेसिटी 50 से कम हो। आपने देखा होगा इंजन कैपेसिटी सीसी में करते हैं तो उसकी 100, 110, जिसकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम होती है उसको हम मोब्ड कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, ऐसी कार नहीं, ऐसी बाइक या स्कूटी जिसकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम हो तो उसको हम मोब्ड कहते हैं, उससे ज्यादा हो तो बाइक और स्कूटी नाम दिया जाता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? हमें इंग्लिश नहीं जाननी। हमने कहा चलो एक बाइक है और उसकी कॉस्टिंग 4000 रुपए थी दोस्तों। अच्छा, बाइक हमने परचेज करी और उसको 4000 की परचेज करी, पुरानी खरीदी होगी या जो भी है, एंड डेबिटेड टू दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। ओहो भाई, पर्पस बाइक का खरीदने का ट्रैवल करना था, पर ये थोड़ी ना है कि बाइक खरीदना का खर्चा ट्रैवलिंग मान लोगे। आप समझिए कि यार मुझे बाइक खरीदनी है, वो बाइक जो मैं खरीदूंगा उसका पर्पस ये रहेगा कि मैं ट्रैवलिंग कर पाऊं, ट्रैवलिंग के लिए मेनली मैं बाइक खरीद रहा हूं। अब बाइक जो मैंने खरीदी यार वो थोड़ी ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आएगा। यह है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या है दोस्तों? एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लेते हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, आपने रिवेन्यू ट्रीट कर लिया। यहां पर यही है, यहां पर बाइक खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिक क्लास देखिए, नहीं देखी मेरी? देखी होगी।
बाइक खरीदना क्या है दोस्तों, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो खर्चे जो हम कर रहे हैं। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चे जो हम कर रहे हैं, और उस खर्चा जो मैंने किया और जो मेरे पास आया, उस चीज का बेनिफिट मैं 1 साल से ज्यादा के लिए उठा रहा हूं। दोबारा सुनेंगे, मैंने अपनी जेब से पैसा निकालकर खर्च करा। दोबारा सुने, मैंने अपनी जेब से पैसा निकाल के खर्च करा, वो एक्सपेंडिचर हो गया। अब ये एक्सपेंडिचर या तो रिवेन्यू होगा या कैपिटल होगा। अच्छा, आपने जो खर्चा किया वो देखना, जो खर्चा आप कर रहे हो वो किस पे करा। मैंने कहा बाइक खरीदने पे करा। अब ये देखो, जो चीज आपका खर्चा करने के बाद मिला, उस चीज का बेनिफिट आप 1 साल के अंदर अंदर उठाओगे या 1 साल के बाद भी उठाओगे। भाई बाइक तो 1 साल से ज्यादा ही चलेगी, तो वो खर्चा जो आपने किया और उसका बेनिफिट आप मोर देन 1 ईयर कंज्यूम कर रहे हो। मैंने खर्चा किया बाइक खरीदने में, तो खर्चा करना इज एक्सपेंडिचर, पर जो बाइक मेरे पास आई उसका मैंने बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए लेना है, इसलिए वो खर्चा क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उस बाइक पे डलवाऊंगा पेट्रोल, वो पेट्रोल पे भी खर्चा होगा, मेरी जेब से पैसा जाएगा, ये भी एक्सपेंडिचर है, पर वो क्या कैपिटल है, नहीं। पेट्रोल का कंजम्पशन तो विद इन 1 ईयर हम कर लेंगे, इसलिए वो रेवेन्यू बन गया। तो ऐसा खर्चा जो आप कर रहे हो, इसलिए कहता हूं बेसिक की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने शुरू से बेसिक की क्लास देखी होगी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां मैंने बहुत डिटेल में कराया जिससे आगे कहीं प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई खर्चा किया जा रहा है और वो खर्चा जो करा उससे आपको क्या मिला वो देखो। अब इस चीज का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा उठाओगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, 1 साल से कम उठाओगे तो रेवेन्यू बन जाएगा। अब देखो, बाइक खरीदना 50 सीसी से कम इंजन की बाइक खरीदना, ये मोब्ड होता है, ठीक, उसको मोब्ड कहते हैं, और वो 4000 की मेरी खरीदी, तो बाइक का बेनिफिट मैं 1 साल से ज्यादा उठाऊंगा दोस्तों, इसलिए कैपिटल होना चाहिए था, आपने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, इसलिए इसको रेवेन्यू मान लिया। इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या समझ में आया, नहीं आया, आगे। तो पहले मुझे इसको ठीक करना होगा, तो मैंने जो एसेट मानना था उसको खर्चा मान लिया। अगर मैं एसेट मानता, सुनना, एसेट मानना था, मैंने एक्सपेंस दिखा दिया। अच्छा, एक्सपेंस दिखाया होगा तो कहां दिखाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। मैंने इसको एक्सपेंस दिखाया, वो भी कहां दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, पर मुझे दिखाना क्या था, एसेट। अगर मैं एसेट दिखाता तो मैं इस पे डेप्रिसिएशन लगाता, एसेट ना दिखाने की वजह से मैंने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया। समझ में आया, तो डेप्रिसिएशन कितना लगना था, डेप्रिसिएशन लगना था एट द रेट 25%। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। आओ इसकी कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले, पर उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पूरा, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो यह बात क्लियर होगी, तो मुझे मोब्ड कॉस्टिंग 4000 रुपए का मुझे एंट्री पास करनी है, रेक्टिफाई करना होगा, रेक्टिफाई करने के बाद डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एसेट मानना था आपने एसेट नहीं मानी, उसको खर्चा मान लिया। एक तो ये गलती करी, खर्चा माना, और अगर आप ये एसेट मान लेते तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो भी गलती होगी। एसेट ना मानने की वजह से डेप्रिसिएशन भी लगा और खर्चा भी मान लिया, दो गलती हुई है यहाँ पर। कहता है अदर वैल्यूज एग्रीड ऑन दी एसेट आर, स्टॉक दे रखा आपको इतने का, मतलब बाकी रिवैल्यू कर दिया और वैल्यू करने के बाद आपको इतनी इतनी बातें दे रखी है। कहता है स्टॉक आपके पास 12000 रुपए का है, बिल्डिंग आपके पास 35000 रुपए की, मशीनरी 25000 रुपए की, इन्वेस्टमेंट 8000 रुपए की। देखो अभी इन्वेस्टमेंट 8000 की हो गई, मेरी बुक वैल्यू 10,000 रुपए शो हो रही है इन्वेस्टमेंट की, और ये घटकर 8,000 रुपए होगी। लॉस इन इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर फ्रॉम किससे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड। 2,000 रुपए का जो लॉस हुआ दोस्तों, मैं IFF से रिकवर करूंगा, और बाकी का जो बच जाएगा IFF में उसको मैं ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। ज्यादा डेटर आर कंसिडर टू बी गुड, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जो हर एक स्टूडेंट उसको नेगलेक्ट कर देता है। दोस्तों नेगलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो डेटर है वो अब गुड हो गए। जो मैंने बैड डेट रिजर्व बनाया हुआ था अब वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि सारे डेटर मुझे पैसा देंगे, तो जो मैंने बैड डेट रिजर्व बनाया था उसको अब ठीक करना होगा, इसलिए कहता है डेटर को आप सारा कंसिडर कर दो, गुड है। कहता है एक नई बैलेंस शीट आप बनाकर दिखाइए, नई जनरल एंट्रीज करिए और लेजर अकाउंट बनाइए। कौन कौन से बनेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट लीजिए, लेजर अकाउंट है ना, बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। फुल फ्लैश क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन भी है, एक बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पूरी क्लास लगा देंगे, पर ध्यान समझेंगे। एक क्वेश्चन है, अगर पेपर में आएगा तो इसी वे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फिर मैंने कह दिया कि अगर डेथ के चैप्टर में, देखो मैं तो अभी स्टडी मेट करा रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि वर्कबुक में कोई डेथ का चैप्टर क्वेश्चन मिल गया या कोई स्कैनर मिल गया, MTP RTP कहीं से भी उठा कर लिया हो, आप मुझे बस दे देना, मेल कर देना, नीचे आपको दिख रहा होगा उस पर मेल कर दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों। अगर आपको नहीं आएगा तो आप पहले खुद ट्राई कर लीजिएगा, अगर आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो मैं करवा दूंगा। कभी कभी होते हैं कुछ क्वेश्चन में कहीं जगह फंस जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि कभी पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाता, पूरा क्वेश्चन हमेशा कर लेते हैं, कई पॉइंट्स जो होते हैं वो समझ नहीं आते इस वजह से, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मेल कर दीजिएगा आप मुझे। अच्छा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सबसे पहले बनाता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, फिर मैं रेक्टिफाई एंट्री भी करूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट,
पार्टनरशिप की क्लास को थोड़ा मैं ना बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, तो आप स्पीड में देख लेगा तो देखते ही होंगे। 1.5 बस, इतना, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, नहीं तो फिर सब हवा में उड़ जाएगा, फिर वो बस सुनोगे आप समझ नहीं पाओगे। तो 1.25 बेटर है, और थोड़ा स्पीड में देखना है तो 1.5 इज बेस्ट, बस इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या क्या मुझे करना है। स्टॉक मेरा 12,000 रुपये का दिख रहा है अभी, और स्टॉक मेरा था कितने का, स्टॉक का अगर देखूँ 10,000 का था, तो मेरा स्टॉक बढ़ गया तो मेरा फायदा हो गया, तो बाय स्टॉक। ठीक है, कितने से बढ़ गया सर, 2,000 रुपये से बढ़ गया। इसके बाद बिल्डिंग 25,000 की हो गई आई थिंक, है ना, 35 की हो गई बिल्डिंग, और मशीनरी 25 की हो गई। अच्छा, बिल्डिंग कितने की थी पहले, बिल्डिंग देखा तो 30 की थी, 35 की होगी, मशीनरी 20 का था और 25 का होगा, दोनों 5-5 हज़ार से बढ़ गई। यहां मैं लिख दूंगा बाय मशीनरी, यहां लिख देंगे बाय बिल्डिंग। दोस्तों मेरा आंसर और बुक के आंसर में डिफरेंसेस आ सकता है। मैंने आपको कहा कि उनकी एजम्पशन कुछ अलग होती है, कभी किस क्वेश्चन में कोई एजम्पशन ले लेते हैं, कभी किस क्वेश्चन में कोई एजम्पशन ले लेते हैं, पर मैं जिस तरीके से शुरू से पढ़ाते हुए आ रहा हूं वही एजम्पशन लेते हुए चल रहा हूं। ठीक है, कभी कभी वो गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देते हैं, कभी कभी वो गुडविल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से दिखा देते हैं, कभी कभी वो मान के चलते हैं कि गुडविल को हम जो पुरानी गुडविल है उसको हम वहां तक का नहीं मानते और उसका जो डिफरेंस अमाउंट है वो बांट देते हैं। तो बहुत तरीके हैं गुडविल को शो करने का, पर आंसर हमेशा सेम आता है, बैलेंस शीट हमेशा मैच करती है, वो मैं आपको सेम दिखाऊंगा। बट करने का प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है कि यहाँ पर क्लियरिफाई नहीं करते ना क्वेश्चन के अंदर, तो गुडविल, अभी गुडविल लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता था, देखो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल देते मेरा एक ही काम होता है, अगर बैलेंस शीट की गुडविल, मैंने आपको एक ही चीज सिखा रखी है कि बैलेंस शीट के अंदर अगर भी गुडविल दिखे तो उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और नई गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो बांट दो, ये सिखाया था। और कभी कभी क्वेश्चन के अंदर अलग तरीके से भी दे रखा होता है, कभी कभी स्टेटमेंट अलग तरीके ऐसे भी कर लेता है, और एक दूसरा तरीका है कि भाई इतनी गुडविल को आप यहीं छोड़ दो और बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है उसको बांट दो, है ना, वो अलग अलग चीज है, सबका अलग अलग तरीका है। चलो बिल्डिंग ये दोनों 5,000 से बढ़ गया, हाँ एंड आंसर हमेशा सेम आएगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। मशीनरी 5,000, बिल्डिंग 5,000, और देखिए कहता है डेटर आर कंसिडर टू बी गुड, ये लिखा था लास्ट में। कह रहा है इन्वेस्टमेंट 8,000, क्या इन्वेस्टमेंट यहां पर आएगा, नहीं आएगा, गलती मत कर देना, इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं आएगा। क्यों, इन्वेस्टमेंट दोस्तों यहां तब आता है जब मेरा आईएफआर कम पड़ता है। दोबारा देखिए, सुनिए, दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, पर गलती मत करना। गलती कर देता है स्टूडेंट, यहां देखता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए का और पहले 10 का था, 8 का 2,000 से वैल्यू घट गई, डेबिट कर देता है। बहुत बड़ी गलती करता है दोस्तों। भाई उसके लिए आईएफआर है, तो जब किसी चीज के लिए मैंने रिजर्व बना रखा है, अगर मुझे कोई लॉस होगा तो उस लॉस के लिए जब मैंने रिजर्व बना रखा है तो मैं उसको अपने रिवैल्यूएशन में क्यों डालूं, उस लॉस को उसके लिए रिजर्व बना रखा है तो वहां से रिकवर करूंगा ना, तो इन्वेस्टमेंट आईएफआर नहीं आएगा दोस्तों। यहां पर क्लियर है, नहीं है, आईएफआर नहीं आएगा। एंट्री क्या होगी, एंट्री कर देते, जनरल एंट्री यहां करते, चलो जनरल एंट्री, सबसे पहले एंट्री करता हूं आईएफआर की। अब मुझे बताओ आईएफआर पहले पूरे से खत्म कर दो, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व लिख रहा हूं, ऐसे तो फंड है, बात एक ही है, क्योंकि ऐसा रिजर्व, फंड पता है क्या होता है, रिजर्व और फंड में माइनर से डिफरेंस होता है। फंड एक वाइडर टर्म होगी, रिजर्व कहते हैं ऐसा रिजर्व जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है ना, उसको फंड कहते हैं। तो ये रिजर्व बना रखा है, ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो इसको फंड कहा गया। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए रिजर्व कहा जाता है, और रिजर्व वर्ड भी यूज कर सकते हैं, फंड भी यूज कर सकते हैं, पर स्पेशल पर्पस के लिए। आईएफआर अकाउंट डेबिट, कितने का रिजर्व बना रखा था आपने, 10,000 रुपए का, जिसमें से इन्वेस्टमेंट कितने से घट गई, सर इन्वेस्टमेंट घट गई कितने से, 2,000 रुपए से, इन्वेस्टमेंट 10 की थी, अब 2,000 से इन्वेस्टमेंट घट गई। सर बाकी का क्या करूं, बाकी बांट देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर में, ए बी और सी। याद आ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट आईएफआर, सिखाया था तीसरे चैप्टर के अंदर, चेंज इन पीएसआर चैप्टर में, मैंने कहा था ना हर एक चीज याद रहेगी। तो बाकी जो 8,000 बच गया इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, तो भैया 8,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, तो रेशियो आपको दे रही है 2, 2 और 1, 1:2 दे रही है, 1:2, तो 2, 2, 4 और 5 हो गया, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 1,600, और मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 3,200। हाँ 1,600, 3,200, 32। यहां तक क्लियर हो गया दोस्त, यहां तक क्लियर है आपको, तो इसलिए अब इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में, गलती मत करना, ठीक है सर। चलो तो यहां पर खत्म हो गया। अच्छा एक चीज और थी, डेटर आर कंसिडर टू बी गुड, मतलब जो डेटर ऊपर दे रखे हैं 10 के 10,000 रुपए, ये पूरे के डेटर पूरे गुड है, मतलब ये सारा पैसा देंगे, कोई बैड डेट रिजर्व नहीं बनाने की जरूरत, पर सर मैंने तो बना दिया।
आप जरा सुनना ध्यान से, इसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा। बैड डेट रिजर्व बनाने का मतलब क्या है, वो बैड डेट रिजर्व का मतलब होता है ऐसा लॉस जो फ्यूचर में होने वाला है। दोबारा सुने, ऐसा लॉस जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम आज ही मान लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही मान लो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है। और जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेट रिजर्व या कोई बनाते हैं, रिजर्व से डेटर से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, तो वो फ्यूचर में होने वाला लॉस होता है। कि फ्यूचर में हमें लग रहा है कि इतने डेटर पैसा नहीं देंगे, भाई 10,000 के डेटर थे, फ्यूचर में हमें लग रहा है कि 2,000 के पैसा नहीं, 2,000 रुपए डेटर के नहीं आएंगे, तो हमने 2,000 को लॉस मान लिया आज। पर अभी लॉस नहीं हुआ। लॉस एक्चुअल कब होता है, जब एक्चुअल बैड डेट हो जाता है। ये तो प्रोविजन है, रिजर्व है कि हमें लग रहा है कि लॉस होगा, इसलिए हम आज मान रहे हैं। तो हमने कहा भाई देखो मत मानो, क्योंकि अब नीचे क्वेश्चन में दे दिया कि जितने डेटर है ना 10,000 के 10 सारा पैसा दे देंगे, तो ये जो रिजर्व बना रखा है ये कोई काम का नहीं, ये लॉस मान लिया है। दोबारा सुने, ये लॉस मान लिया है दोस्तों। पिछले साल बना लिया था ये रिजर्व, पिछले साल ये प्रोविजन बना लिया था दोस्तों। बैड डेटर 10,000 के थे, हमें लग रहा था कि 2,000 रुपए के डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, तो हमने पिछले साल इसको 2012 की बैलेंस शीट है नहीं, 2012 में हमने इसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, लॉस मान लिया इसको। अब इस साल हमें लग रहा है कि यार सारा पैसा दे देंगे, हमने तो गलत प्रोविजन बना लिया। हमें बोल दिया ना नीचे कि ऑल डेटर विल बी कंसीडर्ड एज अ गुड, मतलब सारे डेटर बढ़िया डेटर है, सारे 10,000 के 10,000 डेटर पैसा दे देंगे। अब जो 2,000 पे डेटर हमें लग रहा था वो भी पैसा दे देंगे, तो हमने जो लॉस पिछले साल मान लिया था गलती हो गई। कहता है डेटर को गुड मानो, कंसीडर करो गुड है, वो सब पैसा दे देंगे। तो जो लॉस हमने बैड डेट रिजर्व बना रखा है उसको खत्म करना पड़ेगा दोस्तों। और जब बैड डेट रिजर्व बनाया था तो मैंने इसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाला था, इससे मेरा लॉस बढ़ा दिया था। अब मैं प्रॉफिट मानकर इसको खत्म कर देता हूं। यार अब मुझे बताओ, जो चीज आप लॉस मान चुके हो उसको खत्म करने का तरीका क्या है, प्रॉफिट कर दो। तो दोस्तों दोबारा सुनना, बैड डेट रिजर्व में यहां पर जो लिख रहा हूं ये देख लो, बैड डेट रिजर्व। दोस्तों बैड डेट रिजर्व, कोई आपसे पूछे कि बैड डेट रिजर्व क्रेडिट साइड में क्यों आया है, तो आप उसको, ये बैड डेट रिजर्व कोई आपसे पूछे कि ये तो भाई लॉस होता है, बैड डेट रिजर्व क्या होता है, लॉस होता है, ये तो डेबिट साइड में आना चाहिए, आपने क्रेडिट में क्यों डाल लगा, तो आप कहना सर ये लॉस होता है। पिछले साल जो हमने लॉस मान लिया था वो इस साल लॉस नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि सारे डेटर बढ़िया है, वो सब पैसा दे देंगे। हमें लग रहा था पिछले साल की कोई डेटर पैसा नहीं देगा, तो उसने भी दे देगा, तो इसलिए जो लॉस पिछले साल मान लिया था वो गलत मान लिया, अब उसको प्रॉफिट मान के सेटअप करा रहे हैं, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं और कुछ नहीं। बैड डेट रिजर्व हमेशा डेबिट होता है, प्रोविजन बनाना हमेशा लॉस होता है, इसलिए डेबिट साइड में आना चाहिए, पर यहाँ क्रेडिट पे इसलिए लिखा क्योंकि हम उस लॉस को सेटअप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। क्लियर है, बात समझ में आती है, ठीक। कितने का सर, 2,000 रुपए का आपने बनाया था, 2,000 खत्म कर दिया बस। अब दोस्तों इतना करने के बाद, इतनी बात आपको समझ में आने के बाद, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना रेक्टिफिकेशन। सर रेक्टिफिकेशन क्यों करेंगे पहले, क्योंकि उसके अंदर भी जब हम रेक्टिफाई करेंगे ना तो उसका एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन में आएगा। सर दिखाता हूं मैं आपको, पहले लिखिए रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। अच्छा, तो रेक्टिफिकेशन में क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हमने एक मोब्ड खरीदा है। मोब्ड हमारी क्या होगी, एसेट होगी जिस बाइक या स्कूटी जिसका इंजन कैपेसिटी सीसी 50 से कम होता है, ठीक है, उसको मोब्ड कहते हैं। तो रेक्टिफिकेशन क्या करेंगे, हमने कोई एसेट खरीदी, हमारी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी और हमने गलत क्या कर दी। दोबारा सुने, रॉन्ग एंट्री का मतलब है W फॉर रॉन्ग, C फॉर करेक्ट। रॉन्ग का मतलब है ये हमने कर दी है, ये वाली एंट्री हमने कर दी और ये हमें करनी चाहिए थी। तो क्या करनी चाहिए थी, जब हमने मोब्ड खरीदा तो एंट्री होनी चाहिए थी मोब्ड अकाउंट डेबिट, मोब्ड जो कि हम एसेट मानते हैं, इसको एसेट होती है हमारी, ये मोब्ड अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। और 2 बैंक डेटर वेंडर जो भी कह दो आप, वो मैंने बैंक से ले, मैंने कहा कैश खरीदा है मैंने, ठीक है, ये मान लिया, ऐसा कुछ बताया नहीं है कि हमने कैश खरीदा, तो मैंने अजम्पशन मान लिया कि मैंने बैंक खरीदा, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैसे मोब्ड खरीदा, ये एंट्री होनी चाहिए थी, 4,000 रुपए का हमने मोब्ड खरीदा, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और हमने क्या कर दिया, गलती से एंट्री क्या कर दी, एसेट अकाउंट में ना डाल के ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया। तो एंट्री हमने गलती से करी, ये एंट्री हमने कर दी ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, इसको भी कह देते हैं बैंक अकाउंट। ऐसे तो गया है 4,000 रुपए और 4,000 रुपए, ठीक है दोस्त। तो ये एंट्री हमने कर दी है, ये एंट्री करनी चाहिए थी। तो जब हमें ये एंट्री, सही एंट्री देखो, तो सही एंट्री में क्या करना चाहिए था, एसेट को डेबिट करना चाहिए था और बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था, ठीक है। गलत एंट्री में क्या करा, एसेट की जगह पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया। गलती इसमें हुई है या इसमें हुई है, नीचे वाले पे, सर इसमें हुई है। तो जब नीचे वाले में कोई गलती हुई नहीं तो इसको ठीक करेंगे नहीं, इसलिए इसको काट दिया। काटने का मतलब क्या है, इसको ठीक नहीं करना, क्योंकि गलती नहीं हुई ना भाई, डेबिट साइड में गलती हुई है ना, क्रेडिट साइड तो वही सेम था, बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 4,000 से, और गलत एंट्री में भी बैंक क्रेडिट कराए, तो इसमें कोई भी गलती ठीक नहीं करना, इसको काट दिया। काटने का मतलब है कि इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करना। अब रेक्टिफिकेशन किसमें करना है, तो रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे हम, रेक्टिफाई एंट्री में हम देखेंगे
कि हमने गलती क्या करी, हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस। अब दोस्तों जिस स्टूडेंट को ये चीज आती है, सुनना ध्यान से, मैं एज अ टीचर मुझे सभी स्टूडेंट को लेकर चलना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, 100 200 300 जो भी इतने भी देख रहे होंगे। अब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर वो स्टूडेंट को ये एंट्री समझ में आ रही हो, इसलिए मुझे हर एक चीजें बेसिक से करानी होती है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। मान लेते हैं कि अगर 100 बच्चे देख रहे हैं, तो मान लेते हैं कि अगर 90 बच्चों को भी एंट्री अच्छे से आती है, तो 10 बच्चे के को तो नहीं आती ना, 10 स्टूडेंट को भी तो उसको ढंग से कराना है। तो इसलिए दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है कि बोरियत हो रही है, तो बोरियत ये समझिए, वो आप ये समझिए कि बाकी स्टूडेंट जिनको नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट साइंस साइड से होते हैं, डायरेक्ट आ रहे होते हैं यहाँ पर, तो उनको कुछ भी नहीं आता, तो उनको बताना जरूरी है, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल एक्सपेंस को हमारा क्या हुआ, देखो हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट करा रखा है, गलती कर रखी है, इसको ठीक करने के लिए अपोजिट भेज देंगे तो क्रेडिट कर देंगे, और मोब्ड जो हमने एसेट दिखानी थी, डेबिट साइड में डालना था, हमने उसको डाल देंगे। तो एंट्री होगी मोब्ड अकाउंट डेबिट, मोब्ड को जो मानना था आपको डेबिट साइड में डालना था उसको डेबिट कर दो, और जो आपने डेबिट कर दिया क्रेडिट करके खत्म कर दो, ये एंट्री होगी रेक्टिफाई एंट्री। अब जब जैसी ही एंट्री पास होगी, तो हमने अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हमारा 4000 रुपए अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर रखा है, उसको हटा दिया, और हटाने से क्या हुआ, उस साल का प्रॉफिट 4000 से बढ़ गया। ये भी तो है एक तक, आप मत समझो, जिस साल आपने एंट्री गलत करी थी, जिस साल आपने एंट्री गलत करी, उस साल आपने पीएल अकाउंट में 4000 डाल दिए, जबकि कितना डालना चाहिए था, पीएल अकाउंट में 4000 नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन आना चाहिए था, ठीक है सर। आपने जैसे ही 4000 डाले, अपना प्रॉफिट 4000 से कम हो गया, भाई लॉस जब 4000 का डालोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जैसे आपने 4000 वहां से निकाले, ठीक करने के लिए आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को पीएल अकाउंट से 4000 हटा दिए, तो प्रॉफिट 4000 से वापसी बढ़ गया। तो ये भी एक इफेक्ट दिखाना पड़ेगा सर में, दोबारा देखेंगे। रेक्टिफाई एंट्री तो ये होगी, और जैसे ही हमने एंट्री को रेक्टिफाई करा, हमारी एसेट वापसी आ गई, और एसेट आती हम इस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, omitted depreciation to be charged, omitted depreciation to be, आप जो डेप्रिसिएशन भूल गए थे अब उसको चार्ज करेंगे, भूल तो नहीं गए थे, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बताओ क्या होगा, एसेट कम हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एसेट कम होगी, एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोब्ड अकाउंट। भाई डेप्रिसिएशन लगने की वजह से क्या होता है, एसेट कम होती है, डेप्रिसिएशन डेबिट करने का मतलब क्या है, खर्चा, और एसेट का कम होना क्या होगा, क्रेडिट। तो कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 25%, 4000 का 25% हो गया 1000 रुपए, तो 1000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा दोस्तों। और एसेट की वैल्यू में गिरना क्या होता है, एसेट की वैल्यू में गिरना हमारा लॉस होता है, उसको हम कहां भेज देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है सर, क्लियर है नहीं है, क्लियर। बट दोस्तों जब हमने अभी तक, अभी आप अगर ध्यान दो तो पता है ये क्या बन गई, ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट बन गई, क्या बन गई, ये अनरिकॉर्डेड एसेट बन गई। क्यों बन गई सर अनरिकॉर्डेड एसेट, अभी तक मोब्ड नाम की कोई भी एसेट शो नहीं हो रही थी, हमारे बैलेंस शीट के अंदर कोई एसेट दिख रही थी मोब्ड नाम की, बताओ सर। अनरिकॉर्डेड एसेट दोस्तों, ये हमारी क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट, आप समझने की कोशिश करिए। अभी तक हमारी मोब्ड नाम की बैलेंस शीट में कोई भी एसेट नहीं दिख रही थी, और एकदम ही अराइज हुई, क्योंकि हमको पता चला हमने गलती करी हुई है। अगर हमने गलती नहीं करी होती तो अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं होती। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या मतलब होता है, वो एसेट जो हमने अपनी बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अब हमें पता चली तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसी एसेट जो अभी तक हमें पता था कि हमारे पास कोई भी एसेट नहीं है, एकदम ही पता चला कि हमने पिछले साल गलती कर दी है, या एक करंट ईयर में कोई ईयर में गलती कर दी, और वहां पर एसेट शो की जगह हमने खर्चा मान लिया, अब मुझे एसेट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ऐसी एसेट जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर रही, और हमें अभी पता चला कि हमारी एक एसेट है मोब्ड नाम की, तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं बन गई। और अनरिकॉर्डेड एसेट का होना बेनिफिट होता है, फायदा होता है। अभी तक मेरे पास कोई भी एसेट नहीं थी मोब्ड नाम की, और एकदम ही अराइज हो गई, गलती कर रखी थी, हाँ वो किस वजह से अराइज हुई वो मत देखो, भाई गलती करी हुई थी या किसी ने मुझे बताया, किसी वजह से भी, भाई गलती करी थी, जैसी गलती ठीक करी एसेट अराइज हो गई। तो एसेट अभी तक शो नहीं हो रही थी, और एकदम ही एसेट अब शो हो गई रेक्टिफाई करने के बाद, तो ये बन गई अनरिकॉर्डेड एसेट। और अनरिकॉर्डेड एसेट हम कहां शो करते हैं, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाओ, रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट देखो। ऐसी एसेट जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, और एकदम ही पता चलता है कि हमारे एक एसेट भी है, तो ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट मानी जाती है, और ये हमारे लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि एकदम ही एसेट का बढ़ना फायदा होता है। इसलिए मैं कह रहा था कि एक इफेक्ट इसका यहां भी जाएगा बाय मोब्ड करके। अब दोस्तों मोब्ड जो हमारी एक एसेट है, ये वाली
ये क्रेडिट में क्यों गया? क्योंकि एकदम ही अराइज होने से क्या हुआ, बेनिफिट हो गया सर। अनरिकॉर्डेड एसेट ट्रीट करेंगे इसको, क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट। लिख भी देना कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। कौन सा एसेट है, अनरिकॉर्डेड। क्यों? क्योंकि पहले हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा था और जैसे आप रेक्टिफाई करा अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारी प्रॉफिट, हमारा एकदम ही एसेट बढ़ गई। एसेट का बढ़ना रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होता है। अब दोस्तों कितना अमाउंट आएगा, 4000 या 3000? बताइए सर। सर 3000। नेट कितनी बच गई भाई, 4000 की तो एसेट थी, उसके बाद हमने इस पे लगाया डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाया तो मैं अब कितने से रिकॉर्ड करूंगा अपने बुक्स अकाउंट में, नेट 3000 से ना। तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी कितने की हुई, 3000 रुपए की। बस ये एक ट्रांजेक्शन करना था, इसके बाद खत्म हो गया सर, ये रिवैल्यूएशन तो खत्म हो गया। जरा ऐड कर देंगे इसको, 2000 प्लस 5000 प्लस 5000 प्लस 2000 और प्लस 3000, ये आ गया टोटल 17,000। तो 17,000 रुपये आ गया सर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ये क्लियर हो गया, 17,000 आ गया। और इस प्रॉफिट को हम बांट देंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, टू बी और टू सी। रेशियो आपको दे रखी है 1:2:2। बांट दिए सर। तो 17,000 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 3400, 3400, और मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 6800, 6800। दोस्तों इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? मैं धीरे धीरे करके समझा रहा हूं, पर आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, एक चीज और मैं दिखाना चाहता हूं। जब मैं पीएल अकाउंट बनाता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ओल्ड प्रॉफिट है, ये न्यू प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप बना लीजिएगा जिससे आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए। ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर रेक्टिफिकेशन है, मतलब रेक्टिफाई करने से पहले हमने क्या गलती कर दी थी, क्या था पीएनएल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिफोर रेक्टिफिकेशन है और ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन। अब मैं बताना किस साल में हमने गलती करी थी। 2012 में। 2012 मेरे लॉस कितना, ये जो दिख रहा है मुझे, ये जो बैलेंस शीट है मेरी, ये बैलेंस शीट जो है, और ये जो मुझे ड्यूरिंग 2012 लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई मैंने 2012 में एक 4000 रुपए की मोप्ड खरीदा, बाइक खरीदी, स्कूटी खरीदी, जो भी है। तो 2012 में जब अपने बाइक खरीदी होगी, मतलब प्रीवियस ईयर में, 2013 तो हमारा करंट ईयर हो गया अभी, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब 2012 का मैं अगर पीएनएल अकाउंट बनाता हूं, तो 2012 में मेरे पीएनएल अकाउंट में, बाकी मुझे कोई डिटेल की गिवन नहीं है, बाकी मुझे कोई डिटेल गिवन नहीं है, बस एक डिटेल गिवन है कि 2012 मेरा जो प्रॉफिट लॉस हुआ, वो 2012 में नेट लॉस मेरा 12,000 रुपये का हो गया। मतलब यहाँ मेरा जो शो कर रहा है वो नेट लॉस, यहाँ मेरा नेट लॉस कितना शो कर रहा है, यहाँ मेरा नेट लॉस दिख रहा है 12,000 रुपये का, ठीक है। ये मेरा दिख रहा है 2012 में लॉस, और मैंने क्या कर रखा है, रेक्टिफिकेशन अभी नहीं कर, रेक्टिफाई इस साल करा है, इस साल का रेक्टिफाई, ठीक है। दुआ सुनेंगे। तो मेरा नेट लॉस कितना दिख रहा है, 12,000 रुपये दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो, ठीक है। देखो अब मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या करा हुआ था, ये लॉस 12,000 का क्यों सो रहा हुआ था। मैंने यहां मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं जस्ट एजम्पशन कि ग्रॉस लॉस मेरे को दे रखा है 8,000 रुपये का। ये मैंने क्या करा है, एज्यूम करा है अमाउंट, ये लेट करा है, लेट, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, आपको जरूरी नहीं है। मैंने इस तरीके से लिया है कि जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस नाम से डालू 4,000 रुपये, ओहो ये क्या कर दिया मैंने, नेट लॉस यहाँ थोड़ा ना आता है, नेट लॉस तो यहाँ आएगा ना दोस्त, बाय नेट लॉस, ये टू यार, ये बाय और टू में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो आप थोड़ा कंफ्यूजन मत करिएगा ना। अब मैंने क्या करा, मान लेते हैं कि ग्रोस लॉस लेट अजम्पशन इस हिसाब से लिया है कि 8,000 का ग्रोस लॉस हो और 4,000 ट्रांजेक्शन डालने की वजह से मेरा जो टोटल नेट लॉस आ जाए 12,000 रुपए, जो मुझे शो हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। मेरा पर्पस ये लाना है, ठीक है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लेट करा है। यहाँ अगर आप 5,000 लेट कर लोगे तो 5,000 9 हो जाएगा, पर नेट लॉस तो आपका क्वेश्चन में 12,000 शो हो रहा है ना। तो ये बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी ऐसे कर सकते हो भाई, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो भाई 12,000 रुपए, ठीक है। 4,000 का लॉस कितना होगा, 16 का, और 4,000 कोई इनकम मान लो, हो जाएगा 12,000 रुपये। कुछ भी कर लो, पर आंसर आपको 12 लेकर आ रहा है, इस तरीके से मानो। तो मैंने अभी ये मान लिया छोटे से। अब मैंने क्या करा, ये मैंने एंट्री कर रखी थी, अब मुझे पता चला कि भाई ये वाली एंट्री तो गलत है। अब मैंने क्या करा, जब ये वाली एंट्री गलत थी तो मैंने इसको हटा दिया। अब हटा दिया तो मैंने क्या करा होगा, पहले मुझे कितने का लॉस, ग्रोस लॉस हो रहा है, ग्रोस लॉस मेरा 8,000 रुपये का सो रहा है, वो एज इट इज रहेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा गलती था,
मैंने इसको रेक्टिफाई करा। जब मैंने इसको रेक्टिफाई करा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहां से हट गया। जब ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहां से हटा तो मेरा यहां पर और कुछ नहीं था, यहां पर और कुछ नहीं था, तो यही 8,000 यहां आया होगा और यही 8,000 यहां आया होगा, और मेरा नेट लॉस कितना हो गया होगा? नेट लॉस क्या हो गया होगा? 8,000 रुपये होगा। आपको कुछ फर्क दिखा? हाँ सर, फर्क दिखा, बहुत बड़ा फर्क दिखा। फर्क ये दिखा कि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो मैंने 2012 में खर्चा मान लिया था, इससे मेरा लॉस बढ़ गया था। पहले मेरा लॉस 8 का था, ये 8 कहां से आया? लेट अजम्पशन करा है ना। पहले मेरा लॉस 8 का था, ये मान के चलो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डालने की वजह से मेरा लॉस 12,000 रुपए का हो गया, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस डालना गलती थी। अगर मैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं डालता तो मेरा लॉस 8 का होता। तो लॉस में डिक्रीमेंट होना फायदा होता है, नहीं होता? लॉस कम होना एक तरीके का फायदा है। पहले मैं 12,000 का लॉस मान रहा था, अब मैं 8,000 का मानूंगा, क्योंकि मैंने रेक्टिफाई कर दिया। पर रेक्टिफाई जब आपने करा तो एक एसेट जनरेट हुई, और एसेट जनरेट हुई तो आपका डेप्रिसिएशन लगा, तो वो डेप्रिसिएशन तो शो करोगे नहीं करोगे? तो 2012 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा। भाई पिछले साल डेप्रिसिएशन तो इसलिए नहीं दिखाया था, इधर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि एसेट नहीं मानी थी। भाई जब एसेट मानोगे तभी तो डेप्रिसिएशन दिखाओगे। तो यहां पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4,000 रुपए दिखाता, क्योंकि कोई एसेट नहीं थी, तो डेप्रिसिएशन भी इग्नोर कर दो। अब जैसे ही ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहां से हटाकर मैंने 4,000 रुपए का एसेट रिकॉर्ड करा, तो एसेट रिकॉर्ड करते ही मुझे 25% का डेप्रिसिएशन लगाना था, तो 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो यहां पर आएगा डेबिट साइड में। यह है रेक्टिफाई एंट्री, कि मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस हटाकर एसेट माना और 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया। तो मुझे बताओ मेरा लॉस कितने का होगा? 9,000 रुपए का। समझ में आ रहा है? तो नेट लॉस कितने से कम हो गया? आप देखो, नेट लॉस जो कम हुआ 3,000 रुपए। ये बनाना है, पेपर में बनाना, पर अभी बना लो। नेट लॉस रिड्यूस कितने से रिड्यूस हुआ? 3,000 से। क्यों होगा 3,000 से? क्योंकि इतने की एसेट हमें बढ़ गई ना। एसेट 4,000 की बढ़ी और 1,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 3,000 से एसेट बढ़ गई, मतलब 3,000 से हमने खर्चा निकाल दिया। देखो, 4,000 का खर्चा वापसी लिया और 1,000 का खर्चा डाल दिया, तो 3,000 का खर्चा निकाल लिया ना, तो इसलिए नेट लॉस 3,000 से रिड्यूस हो गया। ये हमें ट्रांजेक्शन शो करनी है। जब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा ना दोस्तों, जब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा ना पिछले 5 सालों का या पिछले 3 सालों का, तो ये नेट लॉस 12,000 ना लेकर 9,000 लेकर चलूंगा। समझने की कोशिश करिए, इसलिए समझा रहा था मैं आपको। तो अब मैं इसका जरा ट्रीटमेंट कर लेता हूं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसका। ये तो मैंने अभी ऐसे आपको विजुअलाइज करके बताया है कि ये हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट बताता आपको नहीं समझ पाते 100%। तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट, ये आंसर का पार्ट है। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ 2012 का जो प्रॉफिट और लॉस है, ये भी है, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो क्या ठीक करेंगे? अब आप क्लियर कर जाओगे। मैं डायरेक्ट अगर ये बता देता तो आप नहीं कर पाते, समझ शायद ना आ पाता, आ जाता किसी स्टूडेंट को। नेट लॉस कितने का शो हो रहा है? 12,000 रुपए का। अब देखो, जैसे ही मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जैसे ही मैंने ये माइनस का शो हो रहा है 12,000 रुपए का, है ना, नेट लॉस। जैसे ही मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस हटाया तो मेरा क्या हो गया? लॉस कम हो गया। लॉस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना, ऑलरेडी माइनस में है, तो ऐड करूंगा, माइनस में प्लस करूंगा तभी तो कम होगा। तो मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को हटा दिया। अगर आप यहां पर माइनस में लेके चल रहे हो तो यहां पर कम करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, और यहां पर आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है यहां पर आप क्या लेके चल रहे हो। भाई मैं माइनस में लेके चल रहा हूं, तो क्या करूं? ऐड करूंगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऐड करने का पर्पज क्या? ऐड करने का पर्पज ये है कि यहां कम कर रहा हूं यार, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने ऐड करा तो 12 में से 4 गए तो क्या नंबर दिया? 8,000 रुपए। आप ये समझो कि मैं कम कर रहा हूं लॉस को, तो कम हो गया। तो अब मेरा लॉस ये सोने लगा, पर मेरा जैसे ही ये माइनस में शो होगा, और जैसे ही मैंने इसको ठीक करा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हटाकर मैंने एसेट माना, तो डेप्रिसिएशन लगा, तो अब माइनस कर दूंगा। क्योंकि लॉस बढ़ाना हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में है। डेप्रिसिएशन ऑन मूव्ड, 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा माइनस, और अब कितने का लॉस हो रहा है? 9,000 रुपए का। तो लॉस को मैंने माइनस में शो कर रखा है। नेट लॉस कितने का दिखेगा? अब 9,000 पर। तो जब भी मैं आप एवरेज प्रॉफिट लेके चलूंगा तो मैं ये वाला लॉस मान के चलूंगा। अब क्लियर हो गया? अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव लेके चलते हैं ना, यहाँ पॉजिटिव, तो 12,000 रुपए का लॉस है। अगर इसमें लॉस कम करना हो तो 4,000 माइनस करने पड़ेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 8,000, और लॉस बढ़ाना हो तो 1,000 रुपए ऐड करना पड़ेगा, 9,000। तो ये लॉस फिर दिखेगा, ठीक है। वो मैं ऑलरेडी माइनस में लेकर चल रहा हूँ, तो ऐसा शो हो रहा है वो। होपफुल आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकालू दोस्त। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बताइए सर। पिछले साल 5 साल का है 3,000, 7,000, 10,000, 14,000 और माइनस 9,000। 3,000, 7,000, 10,000, 14,000 और माइनस का 9,000। 12,000 मत कर देना, आप ठीक कर दिया है मैंने।
माइनस का 9000 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालने के लिए। 3000, 7000, 10,000, 14,000 और माइनस 9000, क्या आ गया 25,000 डिवाइड बाई 5, तो आ गया 5,000 पे आपका एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का। अब निकालो गुडविल। गुडविल में क्या करेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, नंबर ऑफ ईयर पे से कितना होगा 2, तो 10,000 पे आपके पास गुडविल ऑफ दी फर्म। ये फर्म की गुडविल है दोस्तों, इसी गुडविल है फर्म की, गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, ये दोस्तों ये आ गया गुडविल। और गुडविल के बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, जो पार्टनर की डेथ हुई उसका प्रॉफिट निकालेंगे। अब क्या कहा था उसने, क्या था प्रॉफिट जो निकलेगा ना पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकलेगा। पहले जो 3 साल का हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वो तो पूरा साल का निकल जाएगा 2013 का, फिर उसमें हम 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो इस 3 महीने का पीरियड का प्रॉफिट आ जाएगा, फिर सी का शेयर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे सर, पहले निकालेंगे प्रॉफिट। हमारी कैलकुलेशन क्या चल रही है, इधर लिख देना, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट till the date of death, calculating profit till the date of death, calculating profit till the date of, तो डेथ तक का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सी की डेथ तक का कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे प्रॉफिट फॉर 2013, पूरे 2013 में कितना प्रॉफिट हुआ, तो पिछले 3 साल का एवरेज कौन कौन सा होता है मुझे बताइए, पिछले 3 साल का एवरेज। एक तो भाई 2010 आएगा 10,000, 14,000 और 12,000, तो कौन कौन सा 10,000 प्लस 14,000 और माइनस 9,000 रुपए, ये तो ठीक कर लिया था ना, डिवाइड बाय 3। सुना ध्यान से, 10,000 जो प्रॉफिट है याला ये 2010 का है, 2011 और 2012 का लॉस, तो 3 साल का मैंने प्रॉफिट ले लिया, प्रॉफिट इंक्लूडिंग लॉस ऑल्सो। ठीक है, 10,000 प्लस 12,000 और माइनस 9,000, 15,000, 15,000 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 5,000, तो ये क्या आ गया प्रॉफिट फॉर करंट ईयर 2013 में पूरा प्रॉफिट कितना कमाया। अब निकालूंगा प्रॉफिट फॉर 1 जनवरी टू 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 मार्च तक का प्रॉफिट निकालो। मैंने कहा देखो 5,000 है पूरे साल का प्रॉफिट है, इसको कर दो 12 से डिवाइड, तो आ जाएगा 1 महीने का प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई कर दो 3 का, क्योंकि मुझे 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ गया 1250। कितना आ गया सर 1250, तो पिछले 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया 12। सुना ध्यान से, प्रॉफिट पहले निकालेंगे पूरे साल का जो कि 5,000 पे आया, 3 साल का एवरेज, क्योंकि पिछले 3 सालों का एवरेज कर रहे हो तो फिर साल का प्रॉफिट आएगा ना। आप पिछले 3 साल जो थे उसमें 3 महीने का तो ना कर रहे हो। सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ले रहे हो, तो इधर महीने में थोड़ा प्रॉफिट आएगा, इधर भी पूरे साल का प्रॉफिट आएगा, फिर उसको आप महीने में कन्वर्ट करोगे जब टिल द डेट ऑफ डेथ हुई, और महीने में कन्वर्ट करने के बाद आप निकालोगे, ये आ गया सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब आ जाएगा सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कितना आ जाएगा दोस्त, 1250 इसका शेयर है, जिसमें से 1250 सी का शेयर आपके पास कितना है 2/5 है, सी का शेयर 1:2:2 था, तो 2/5 सी का शेयर है, तो डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट्स कॉल्ड 500। तो भाई सी के हिस्से में कितना शेयर आया 500 रुपए, क्लियर नहीं है, सी के हिस्से में कितना शेयर है 500 है। ठीक है, अब मैं करता हूं सर एंट्रीज पास, तो एंट्री पास करके दिखाते हैं आपको सारी की सारी। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, जरा दो, जब प्रॉफिट एंड जो पार्टनर की डेथ होती है उसके जाने के बाद पुराने पार्टनर ने अगर कोई भी चेंज नहीं करा अपने प्रॉफिट एंड लॉस, तो एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी को पैसा देंगे, सी को 500 रुपए देना उसके हिस्से का, तो सी कैपिटल कम हो जाएगी, सी कैपिटल बढ़ जाएगी। चलो देखो एंट्री होगी यही पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस वर्ड का कब यूज करते हैं, जब पार्टनर के मरने के बाद, सी पार्टनर के मरने के बाद पुराने पार्टनर ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंजमेंट नहीं करा। ये सर कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में कोई हिंट ही नहीं दे रही, क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि अगर आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और आपको नया भी गिवन है, तो समझ लेना कि ओल्ड रेशियो में नया गिवन है, इसका मतलब चेंज करा है पीएसआर में। अगर ओल्ड रेशियो गिवन है और नई गिवन नहीं है, इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सी के जाने के बाद अगर चेंज हुआ तो फिर सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में बढ़ता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस सी के जाने के बाद पीएसआर में कोई चेंजमेंट नहीं होता तो पीएन सस्पेंस एंट्री होती है। ये 500 रुपए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, ये एंट्री होगी। अब मैं सारी एंट्री आपको करके दिखाता हूं, उसके बाद दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है सर, शुरू से
एक एंट्री करी थी मैंने, ये वाली IFR की। अब मैं रिवैल्यूएशन की एंट्री करूं, रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी भाई, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्रेडिट हो रहा है और ये सारी चीज डेबिट हो जाएगी, तो स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर और मोब्ड एंट्री करेंगे सेकंड। पहले एंट्री कर लो, जनरल एंट्री भी बोलिए दोस्त। क्या था? स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, बैड डेट रिजर्व और मोब्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे और टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। इनमें से 17,000 रुपये से ये इतना आ जाएगा, 2,000, 5,000, 5,000, बैड डेट तो कितना 2,000 का था, मोब्ड कितना का था 3,000 का, तो 3 2 5 15 16 17, ठीक है सर। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करेंगे, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है सर डेबिट, किसकी वजह से, ABC की, तो प्रॉफिट बांट दूंगा, जब मैं प्रॉफिट बांटूंगा पार्टनर में तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो एंट्री होगी, ये रिवैल्यूएशन खत्म कर दोगे 17,000 रुपये का, ये है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को खत्म कर दूंगा और बांट दूंगा पार्टनर में, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ये जो 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है इसको डेबिट करके खत्म करो, और टू ABC, टू A, टू B और टू C, ABC में बांट दो, तो एक कितना आ जाएगा, एक हिस्से में कितना था, 34 68 68, 34, 3400, 6800 और 6800। अब ठीक है, ये 3 एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री है अभी मैं गुडविल की एंट्री करनी है, और जनरल रिजर्व देखो शो हो रहा है, पहले देखो बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है, बैलेंस शीट में मुझे जनरल रिजर्व शो हो रहा था, ये रहा। क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो बांट देते हैं, बांट दो, जनरल रिजर्व को जब ओल्ड रेशियो बांटूंगा तो जनरल रिजर्व हो जाएगा डेबिट, है ना, ये समझ में आ रहा है ना सर, इसी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू A B और C, 5,000 पे तो एक 5,000 पे है टोटल, तो 5,000 में से 1,000 इसका, 2,000 इसका और 2,000 इसका। तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री में आपको गुडविल दे रखा है बैलेंस शीट में, क्या करते हैं सर, गुडविल बैलेंस शीट में दे रखा होता है तो 15,000 रुपए इसको बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में, तो गुडविल जब बांटूंगा तो गुडविल अकाउंट का नीचे डेबिट होता है, गुडविल का नीचे डेबिट होता है, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टी कैपिटल कम हो जाएगी, तो ABC गुडविल। समझ में आ रहा है ना दोस्त, गुडविल का नेचर डेबिट है तो खत्म करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट 15,000 से, तो 15,000 पे खत्म करूंगा तो पार्टी कैपिटल भी कम हो जाएगी, याद करो बैलेंस शीट इसमें 15,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 3,000, 6,000 और 6,000 खत्म हो गया। अब पांचवी एंट्री है, ये तो गुडविल, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने के, यहां बोले दूंगा बीइंग परचेज गुडविल रिटर्न ऑफ कर दो या ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ कर दो। अब जो नई गुडविल हमारी कितनी शो हो रही है, 5वीं, नई गुडविल कितना शो हो रहा है दोस्त, नई गुडविल जो शो हो रही है मुझे अभी निकाला मैंने 10,000 रुपए, तो इस नई गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, तो 5वें केस के अंदर मैं पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, और जब आपको ये ना बता रखा हो ओल्ड और न्यू, तो जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइस बन जाता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी दोस्त, नहीं 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 नहीं, कोई पार्टनर जा रहा है तो गेनिंग रेशियो होगा ना, गेनिंग रेशियो होगी सर, पार्टनर आ नहीं रहा जा रहा है तो गेनिंग रेशियो कितनी होगी, गेनिंग रेशियो कितनी है भाई, ए की और बी की, भाई गेनिंग रेशियो जो होगी वो ओल्ड होगी, ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगी, गेनिंग बन जाएगी, क्यों, ना तो आपको हिंट दे रखी है गेनिंग रेशियो निकालने के लिए और ना ही न्यू रेशियो दे रखी है, तो जब दोनों ने दे रखी होती तो हम ओल्ड को ही गेन मानते हैं, तो क्या आएगी दोस्तों 1:2, ABC में, ठीक 1:2, तो गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। अब भैया मुझे गुडविल दे रखी है, ये गुडविल जो मुझे अभी दे रखी है फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी सो रही है 10,000 रुपए, इसमें कितने का हिस्सा है, तीनों का हिस्सा है, जब कोई पार्टनर जो सी पार्टनर है जाएगा वो अपनी गुडविल का हिस्सा छोड़कर जा रहा है, जो 10,000 रुपए की जो उसकी गुडविल का हिस्सा कितना बन गया सर, सी कैपिटल लगाऊं, सी कैपिटल लगाऊं, सर समझाइए, मैंने कहा देखो भाई 10,000 रुपए की गुडविल शो हो रही है, जिसमें से जो सी की शेयर की गुडविल है वो 2/5 है, तो 10,000 का 2/5 कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए, तो सी को 4,000 रुपए का पैसा मिलेगा भाई, दोबारा सुने भाई, ये वो एंट्री है गुडविल का, जो सी पार्टनर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, अब वो डेथ हो गई तो उसकी जो गुडविल थी 2/5 हिस्सा था उसकी गुडविल का 4,000 रुपए, वो अपनी गुडविल छोड़ गया,
अब छोड़ गया तो भाई उसको उसका पैसा मिल जाएगा। किसको गेन हो रहा है? सी के जाने के बाद गेन किसको हो रहा है? ए और बी को। तो ए और बी क्या करेंगे अपना कंपनसेट कर देंगे, किसको? सी को। तो ए कैपिटल और बी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और 4000 को कंपनसेट करेंगे 1:2 में। तो 4000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो आएगा 1333, आएगा 2667। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? गुडविल का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है दोस्तों, मैंने आपको समझाया। गुडविल का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। अगर आप गुडविल ये वाली बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो ओल्ड गुडविल, तो उसका अलग ट्रीटमेंट होता है। तो अभी मैंने कहा भाई ओल्ड गुडविल को खत्म करो और नई गुडविल जो है उसको सी का जो हिस्सा बन रहा था उसको दे दो। सी का हिस्सा कितना बना था नई गुडविल का? 10,000 का 2/5 होता है 4,000 रुपए। सी जाएगा तो अपना 4,000 रुपए का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट करेंगे गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर के ए और बी है, तो ए 1333 और बी 2667। ठीक है, ये एंट्री आपको पहले से पता है दोस्तों, ये तो मैं कितनी बार करा चुका। एक एंट्री और होगी लास्ट में, वही वाली जो मैंने आपको करा दी थी अभी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। याद है मैंने कौन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे दैट चैप्टर का, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। सस्पेंस वर्ड कब यूज करते हैं दोस्तों? सस्पेंस वर्ड तब यूज करते हैं जब आपको क्वेश्चन के अंदर ये ना बताया गया हो कि ओल्ड रेशियो और नई रेशियो गिवन ना हो। दैट चैप्टर में अगर क्वेश्चन के अंदर ओल्ड भी गिवन है नहीं भी गिवन तो समझ लेना रेशियो में चेंज हुआ है, तो सस्पेंस यूज का यूज नहीं करेंगे। और जब हम पीएनएल सस्पेंस का यूज करते हैं इसको एसेट साइड में भी दिखाते हैं दोस्तों, तो हम डमी अकाउंट बनाते हैं, एसेट मानते हैं तब तक इसको। तो कितना आएगा सर? 500 क्योंकि इससे उसके हिस्से में कितना आया? 500 आया। क्लियर है नहीं है? बट दोस्तों एक ना गलती मैंने यहां पर कर दी थी, वो एक बार ठीक कर लेते हैं। गलती क्या कर दी थी? गलती दोस्तों ये कर दी यहां पर, मैंने अभी ध्यान दिया कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है ना वो 3,000 रुपए का है। अभी मैं क्वेश्चन जस्ट पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड 3,000 रुपए का है और मैंने उसको 10,000 मान लिया। तो इतना से ठीक कर लो, ज्यादा कोई बड़ी गलती नहीं है। जब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 10,000 है इसको हटा देना, यहाँ से 10,000 ये मैंने गलती कर दी यहाँ पर, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये ट्रांजेक्शन और कहीं पर नहीं आना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पर इतनी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने आईएफआर को 10,000 मान लिया जबकि 3,000 क्वेश्चन में गिवन था। तो देखो 3,000 अगर क्वेश्चन में गिवन है तो 3,000 रुपए में से 2,000 का इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ तो वहां से रिकवर कर लिया। अब बच कितना गया आईएफआर में? 1,000। ठीक है, 10,000 मान रहा था तो 8 बच रहा था, तो गलती हो गई। 3,000 का आईएफआर है, 2,000 मैंने इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ उसको रिकवर करा और बाकी जो 1,000 बच गया उसको मैं बांट दूंगा ओल्ड पार्टनर में। तो हो जाएगा 200, 400 और 400। सर किसमें बांटा? 1:2 में बांट दिया ना ओल्ड रेशियो में। आईएफआर में 3,000 पड़े थे, 2,000 तो मैंने लॉस का रिकवरी में कर दिया, अब बच गया 1,000, तो 1,000 को ए बी सी में 200 400 400 में बांट दिया 1:2 में। तो इसका हिस्सा ये ठीक कर लो सर एक। इसके बाद देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा आप बनाओ। मैंने सारी एंट्री आपको करवा दी, कुछ नहीं करना। पार्टनर कैपिटल बनाना है, एबीसी यहां पर, एबीसी यहां पर मैं बनाऊंगा अपना, मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, आप पहले बनाओ फिर मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं। एबीसी यहां पर और एबीसी यहां पर होगी, ठीक है, डेबिट साइड में एबीसी क्रेडिट साइड में एबीसी। समझा देता हूं। बाय बैलेंस बीडी आएगा पहले, बैलेंस बीडी कितना सो रखा है देखो, बाय बैलेंस बीडी आ रखा है 10,000 20,000 20,000 ये सो रखा है, ये डाल दोगे 10 20 20। इसके बाद एक याली ट्रांजेक्शन जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, याली आईएफआर की, जिसमें देखो जहां पर ए बी सी का कैपिटल यूज करा गया है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा? आईएफआर क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि पार्टनर कैपिटल बढ़ गई, एबीसी कैपिटल बढ़ गई आईएफआर की वजह से। इधर ये एंट्री नहीं जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ये वाली एंट्री जाएगी एबीसी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट देने की, कैपिटल बढ़ गई और रिवैल्यूएशन की वजह से क्रेडिट साइड में जाएगा। याली पे जाएगी कैपिटल बढ़ गई जनरल रिजर्व की वजह से, ये भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, ये डेबिट साइड में जाएगा। इधर कैपिटल घट गई गुडविल को राइट ऑफ करने की वजह से, ये डेबिट पे जाएगा डेबिट साइड पे जाएगा। कर लोगे? गेनिंग रेशियो निकाल के हमने क्या निकाला? इसके बाद ये वाली एंट्री जाएगी, सी की कैपिटल बढ़ गई ए और बी की वजह से, ए और बी की कैपिटल घट गई सी की वजह से, ये एंट्री होगी गुडविल का, ये एंट्री है, ये एंट्री गुडविल की है। और एक वाली एंट्री करोगे पीएनएल सस्पेंस टू सी कैपिटल बढ़ गई पीएनएल सस्पेंस की वजह से। दोस्तों 5 मिनट के बाद है, वीडियो को पॉज करिए, देखिए, मैं आपको सामने कैपिटल अकाउंट शो करके दिखाऊंगा। पहले खुद से ट्राई करिए फिर मैं दिखाता हूं आपको कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया है मैंने। ठीक, मैं भी बनाता हूं, आप भी बनाइए, ठीक है, मैं आपको सीधा डायरेक्ट दिखाऊंगा। ये लो दोस्तों, होपफुल आपने बना लिया होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट मैंने भी बना लिया, सामने टाइम लगा है मुझे, मैंने बना लिया है। आप भी देख लीजिए कहां आपने मिस्टेक करी है, मैं दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले मैंने लिया बैलेंस बीडी, ये मेरा बैलेंस बीडी हो गया 10,000 2,000 2,000। फिर आईएफआर को बांटा, आईएफआर कैपिटल बढ़ रही थी उसकी वजह से 200 400 400। फिर जनरल रिजर्व को बांटा 1,000 2,000 2,000 कैपिटल बढ़ गई उसकी वजह से। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटा 3,468 से 6,800। फिर वो गुडविल का ट्रीटमेंट,
ए और सी की कैपिटल बढ़ गई ए और बी की वजह से, और ए और बी की कैपिटल घट गई सी की वजह से। गुडविल का ट्रीटमेंट ना, सेक्रीफाइस कंपनसेट करना होगा। फिर पी एंड सस्पेंस से दिखा दिया प्रॉफिट, और जो गुडविल राइट ऑफ करी जो पहले से बैलेंस शीट में सो रही थी राइट ऑफ करने में 3000 6000 6000 की कैपिटल कम हो गई। मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, कहीं मुझे प्रॉब्लम लग रही। जो जो मैंने एंट्री पास करी है उसकी बस लेजर पोस्टिंग करिए कैपिटल अकाउंट में। समझ में आया? खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना सही था इसके अंदर। चेक करेंगे, टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले से करते 10,200, 1000, 3400, यह आ जाएगा 14,600, 14,600। यहाँ जाएगा टू बैलेंस सी डी। अच्छा, सी के तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा, सी को नहीं देंगे, सी एग्जीक्यूटर अकाउंट में। लीगल हेयर होता है एग्जीक्यूटर, बस सी तो मर गया, उसके लीगल हेयर को देंगे ना पैसा। तो एक एंट्री सी भी होती है, मैं दिखाता हूँ करा के। 14,000 माइनस 3,000 माइनस 1,333, यह आ गया 10,267। इसके कर लेते हैं 20,400, 2,000 और 6800, 29,200 माइनस 6,000 माइनस 2,667, यह आ गया 20,553। ओहो 533। इधर कर लेते हैं 20,400, 2,000, 6800, 1333, 2,667 और 500, यह आ गया 33,700 माइनस 6,000, यह आ गया 27,700। अब आंसर में आप ये वाला देखना, क्या जो आपकी बुक में आंसर है उसमें ये वाला मैच करना, क्या 27,700 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन स्टडी मेट का प्रोसीजर अलग है, मेरा तरीका अलग है, पर मेरा सिंपल तरीका है, जैसे मैं शुरू से कराते हुए आया हूँ वैसे ही कराते हुए आ रहा हूँ। इसलिए कंफ्यूज मत होइए, इसको आप करके आइएगा। 27,700 बिल्कुल 100% मैच कर जाएगा आपका। ठीक है दोस्त, चलो देख लेते हैं एक बार। मैंने तो स्टडी मैट खोला ही हुआ है, एक बार मैं चेक करता हूँ मैच कर रहा है नहीं कर रहा। इनका ना कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। आप अगर स्टडी मैट खोल के देखोगे ना तो आपको कंफ्यूज कर देंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको ये चीज़ देखना। और लोगों को शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और जाके बताइए कि स्टडी मैट से थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया है मैंने, और सिंपल में पढ़ा दिया। देखो ये आपका 25 क्वेश्चन था, चेक कर लेते एक बार। देखो इनका ये तो मैंने भी कराया था, ये तो चलो ठीक है, ये तो सिंपल है। ये मैंने कराया, ये मैंने कराया, तो सिंपल है। भाई जो एंट्रीज है ना यहाँ कंफ्यूजन कर देते हैं, ये एंट्री में बड़ी कंफ्यूजन से क्रिएट कर देते हैं। पर ठीक है, बहुत सारी एंट्री मैच भी करेगी, बहुत सारी शायद ना भी करे, इग्नोर इट। पर बैलेंस शीट में देखेंगे कि जो सी एग्जीक्यूटर अकाउंट में दिख रहा है 37,000 27,700, और देखो बैलेंस शीट में ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया सर। 10,267, 10,267 और 20,533, 20,533, ये देखो मैच कर गया। ठीक है सर, क्लियर हो गया? बैलेंस शीट बनाए देखो। तो उनका प्रोसीजर मेरा प्रोसीजर अलग हो सकता है, पर मेरा प्रोसीजर बहुत सिंपल है। ठीक है, और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते जल्दी से और खत्म करते हैं आज की क्लास को, और नई क्लास से अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपने डिसोल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पूरी पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिसोल्यूशन बैलेंस शीट। और इस तरीके से डिटेल में कराने वाला हूं, बहुत क्लास लगेगी उसके अंदर भी। क्लासेस बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि क्लासेस है 1 घंटे की, अगर आप इसको 2.5 या 3 घंटे की मान के चलोगे तो ये आधी से कम हो जाएगी। जितनी क्लासेस मैंने अभी तक रिकॉर्ड करी उसको 3 से डिवाइड कर देना, इतनी क्लासेस पार्टनरशिप में लगेगी, अगर 3-3 घंटे की क्लास बनेगी तो। जल्दी से बनाते हैं बैलेंस शीट। कैपिटल ए और बी की बच गई, कितनी है सर? 10267 और 20533। एग्जीक्यूटर अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट में 27,700, और क्या बच गया था बैलेंस? ये नहीं, ये रहा बैलेंस शीट में क्या बच गया। बैंक लोन आ जाएगा 30,000 रुपए का, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बैंक लोन 30,000 का सो होगा। इसके बाद यहाँ पर
गुडविल खत्म हो जाएगा, डेटर अब पूरे 10,000 शो करने लगेंगे। डेटर, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, कैश, और इन्वेस्टमेंट कितने से होगा? 8,000 से। इन्वेस्टमेंट 8,000 से होगा दोस्तों, क्योंकि अब वो घट गया था। और डेटर 10,000 का 25 35, डेटर 10,000 रुपये के 100 पूरे होंगे। बिल्डिंग 25,000 से होगा, पहले 20 थी 25 हो गई। मशीनरी पहले 30 थी, अब 35,000 से होगा। स्टॉक पहले 10 था, 12,000 से होगा। कैश कितना दिख रहा था? कैश 5,000 रुपये दिख रहा है, पर यहाँ पर अभी आएगा पीएनएल सस्पेंस। इसको मत भूल जाना, जो आपने सस्पेंस अकाउंट खोला था ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो यहाँ पर शो होता है 500 रुपये। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई कैश वैश रिसीव्ड हुआ? मैं आई थिंक कोई कैश रिसीव नहीं हुआ, तो कोई एंट्री नहीं करती। एक और आएगा मोब्ड करके, याद करो। मैं लेस डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप लगा सकते हो, पहले लिख सकते हो 4,000 फिर लेस डेप्रिसिएशन करके 3,000 मैंने लिख दिया। याद करो, ये अनरिकॉर्डेड एसेट था ना हमारा, अब तो बैलेंस शीट में शो होगी क्योंकि हम हमने एंट्री पास कर दी। बस और कुछ नहीं आएगा, डाल दीजिए सर। तीस हजार 800 ये आ गया इसका। बैलेंस शीट में देखो, या क्रेडिटर, हाँ देखो क्रेडिटर है ना 10,000 रुपये के, ये तो डाल दो क्रेडिटर, और आ जाएंगे 10,000 रुपये के। इतना सा। एक तो कभी ये वाली चीज मत भूलना भाई, ये वाली चीज मत भूलना, ये डेबिट साइड एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। 30,800, 27,700, 30,000 और 10,000, ये आ गया 98,500। 3,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 प्लस 35,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 और प्लस 500, कैश आ जाएगा ना 5,000 का, हाँ प्लस 5,000, ये आ गया 98,500। लो भाई, लो जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने कराया, स्टडी मैट में एक ही क्वेश्चन था। मैंने आपको फिर कहा कि अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आपको दिखता है स्कैनर में, वैसे बहुत कम आता है दैट चैप्टर, अगर बहुत कम आता है, नाम आते के अगर 5-6 साल में एक बार आ गया तो आ गया, पर करके जाना है ना। इसलिए एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन दिखता है तो आप मुझे जरूर भेज दीजिएगा, मैं करा दूंगा अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो, ठीक है। बाकी दैट चैप्टर मेरी तरह से खत्म हो गया एंड बैलेंस शीट भी मैच कर गई है मेरी, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था याला, एक बार और ट्राई करिए और दैट चैप्टर को पूरा रिटेन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। डिसोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, और इंसॉल्वेंसी इंक्लूड कर लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। अगर आपने पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन तक कराना, बहुत आपके 100% मतलब 90% चांस है कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाओगे। तो डिसोल्यूशन के बाद, इंसॉल्वेंसी के बाद के जो चैप्टर है, अमलगेमेशन, कन्वर्जन वगैरह, ये बहुत कम आता है। बट मैं तो कराऊंगा, मैं तो पूरा ही कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं छुड़वा दूंगा, पूरा पार्टनरशिप खत्म 57 क्वेश्चन है, 57 के 57 कंप्लीट करा दूंगा पास, ठीक है। तो उसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम कम है मुझे पता है, पर मैं पूरी स्पीड से करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, डिसोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, स्पीड से करेंगे थोड़ा, डिसोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। होपफुल आपको चीजें समझ में आ रही होगी। शेयर करिए लोगों के साथ, अगर पसंद आता है तो लाइक भी करिए, लाइक कम हो गए हैं, लाइक करते जाइए। अच्छी लगता है, नहीं लगा तो और अलग बात है। थैंक यू वेरी मच।